आईपी गुप्ता ने बधाई भी दे दी और अपना एक खेल भी कर दिया विधानसभा के अंदर। सर 1 मिनट के डर से रात भर हरल रहते हैं सर, सोते ही नहीं है सर। नागपुर को और दिल्ली दरबार को पछाड़ कर मुख्यमंत्री बने हैं। तो आईपी गुप्ता ने पहले से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, पहले से बीजेपी को ये मलाल जरूर रहा होगा, आरएसएस को मलाल रहे या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये मलाल रहा होगा कि भाई हम पर्ची नहीं निकाल पाए, जिसमें वो अपनी पार्टी के नेताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लालू यादव पर निशाना साधना है, लालू यादव को टारगेट करना है, तेजस्वी यादव को नहीं। तो और तथ्यात्मक रूप से ये सही भी है। सम्राट चौधरी आरजेडी के नेता हुआ करते थे, आरजेडी में थे, आरजेडी होते हुए वो जनता दल यूनाइटेड में गए, मेरी जानकारी अगर सही है तो जीतन राम मांझी के साथ भी गए और उसके बाद वो बीजेपी में जाहिर तौर पर आए हैं। तो इसका क्रेडिट तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव लेंगे, बार बार वो याद दिलाएंगे और याद दिलाने के बहाने वो भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी चिकोटी काटते हैं। चिकोटी काटने वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा, बीजेपी पर भी थोड़ा तीर छोड़ते हैं कि भाई आपको कोई मिला नहीं, अपना मिला नहीं और हमारी पाठशाला से ही निकले हुए एक चेहरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के अंदर मलाल है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कट्टर भाजपाई होते हुए भी, विशुद्ध भाजपाई होते हुए भी उनके जख्म को भी थोड़ा हरा कर देते हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशि उत्तम। सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में अपना बहुमत पेश कर दिया, लेकिन इस बहुमत के दौरान कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी रहा। विधायक आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में सम्राट चौधरी को बधाई दी, लगता है जैसे भाजपा के जले पे नमक छिड़क दिया हो। हमारे साथ है अभिषेक, हम बात करते हैं जी। अभिषेक, विधानसभा में बहुत आज अलग अलग तरीके से लोगों ने बधाई दिया जी और बहुत कुछ हुआ। आप इस पूरे एंगल को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आईपी गुप्ता की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आईपी गुप्ता बड़े नायाब अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं, बड़ा एक अलग चीर परिचित अंदाज है उनका। लोगों को कैसे कनेक्ट करना है उसमें भी वो माहिर हैं। यही वजह रही कि देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव रहा, आईपी गुप्ता अपनी पार्टी से चुनकर आ गए। आईपी गुप्ता चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और बतौर विधायक भी अलग अलग तरीके का अंदाज, अलग अलग विधानसभा में भी जब वो बोलते हैं तो बड़ा एक चीर परिचित अंदाज उनका होता है। आपने कहा कि नमक छिड़क दिया भाजपा के जख्मों पर, वो कैसे छिड़क दिया वो हम आपको बताते हैं। देखिए, विधानसभा में बहुमत तो साबित कर दिया सम्राट चौधरी ने और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। पहले से ये तय था कि विधानसभा में सम्राट चौधरी बहुमत साबित कर देंगे। जेडीयू का समर्थन है ही, बीजेपी के पास भी 89 विधायक है, चिराग पासवान, एनडीए, तो कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। और तेजस्वी यादव जब विधानसभा में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपके पास नंबर है, हमारे पास नंबर नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। तो खैर, हम आईपी गुप्ता की बात करेंगे। आईपी गुप्ता से हमने बातचीत की, शुरुआत की थी। आईपी गुप्ता ने बीजेपी के जख्मों पर कैसे नमक रगड़ा उसको जरा समझिए। बड़े नायाब अंदाज में उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को सीएम, सम्राट जी आप सीएम बने हैं, आपको बधाई। आप भारतीय जनता दिल्ली दरबार और नागपुर दरबार को पछाड़कर मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। आप ही ने कल जिक्र किया था या परसों जिक्र किया था जब हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये तो बात तय है कि बीजेपी की पर्ची में सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। बिल्कुल, सम्राट चौधरी का नाम तो नीतीश कुमार की पर्ची में था। नीतीश कुमार ये तय कर चुके थे कि सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाना है और नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिकारों को ये मालूम है कि कोई खांटी भाजपाई, विशुद्ध रूप से भाजपाई जो आरएसएस की पसंद हो या आरएसएस की पर्ची अगर निकलेगी, दिल्ली दरबार की पर्ची निकलेगी और वहां से कोई सीएम बनेगा तो फिर जेडीयू की राह आने वाले दिनों में और मुश्किल होगी। मुश्किल पहले से ही है। जब आपके पास कुर्सी नहीं है, सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई, पावर ट्रांसफर हो चुका है और पावर ट्रांसफर तब हो चुका है जब महज 4 सीटें आपकी कम है भारतीय जनता पार्टी से। तो वैसे भी मुश्किल है, आपकी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, जेडीयू के सामने कई चुनौतियां हैं। लेकिन अगर आरएसएस की पर्ची से कोई सीएम बन जाता, अगर बीजेपी से कोई, बीजेपी की दिल्ली दरबार की पर्ची से, अमित शाह की पर्ची से कोई सीएम बन जाता
तो जेडीयू को ये लगता था, या जेडीयू के रणनीतिकारों को ये लगता रहा होगा कि भाई मुश्किल और बढ़ेगी, या नीतीश कुमार को लगता होगा। तो बीजेपी की पर्ची में नीतीश कुमार का नाम, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। ये नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है और क्रेडिट जाना चाहिए कि सम्राट चौधरी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी पर उन्होंने भरोसा किया। अब इस बात को एक दूसरे अंदाज में एक तरह से कहा है आईपी गुप्ता ने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्थिति तो है, अब कई नेता नाराज, बीजेपी में कई गुट है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका इस बात से भी नाराज है। आपने विजय सिन्हा का ही बयान सुना होगा, बहुत भारी मन से, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बहुत भारी मन से विजय सिन्हा ने कहा कि भाई हमने मेहनत की, पार्टी के लिए पसीना बहाया, और जब कमल खिलाने की बारी आई बिहार में तो एक कमांडर के आदेश पर हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव आया किया। तो बहुत बोझिल दिल से उन्होंने ये बात कही। सब कुछ सामान्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, विजय सिन्हा के डिमोशन को लेकर भी शोर शराबा है। तो आईपी गुप्ता ने, पहले से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, पहले से बीजेपी को ये मलाल जरूर रहा होगा, आरएसएस को मलाल रहे, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये मलाल रहा होगा कि भाई हम पर्ची नहीं निकाल पाए। एक मलाल तो रहा होगा कि भाई दूसरे राज्यों में हम पर्ची निकाल पाते हैं, बिहार में हम पर्ची पॉलिटिक्स नहीं कर पाए, यहाँ नीतीश कुमार ने पर्ची निकाली बीजेपी का सीएम चुनने के लिए। तो आईपी गुप्ता ने यही बात कही, बीजेपी के जख्मों पर एक तरह से नमक रगड़ दिया आज कि भाई दिल्ली दरबार को पछाड़कर, नागपुर दरबार को पछाड़कर आप मुख्यमंत्री बने हैं। तो अपना एक नायाब अंदाज है, आईपी गुप्ता ने बधाई भी दे दी और अपना एक खेल भी कर दिया विधानसभा के अंदर। तो क्या सम्राट चौधरी के लिए आने वाले दिनों में राह आसान होगा या मुश्किल? देखिए, सम्राट, बिहार जैसे बड़े राज्य में सरकार चलाना तो वैसे भी आसान नहीं है। एक बड़ा शोर शराबा तो आप देख रहे हैं, खजाना खाली है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अब ये जो परसेप्शन है या ये जो चुनौती है, उसको कैसे खत्म करेंगे? जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी से उन्होंने सीएम की कुर्सी ली है, वो 85 विधायकों वाली पार्टी है। तो जाहिर तौर पर, और जेडीयू भी ये दिखा रही है, जनता दल यूनाइटेड को लेकर ये लगा, ये परसेप्शन बना कि जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि एक परसेप्शन पहले से यह स्थापित हो रहा था कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, दूसरी पंक्ति के जो कुछ 2-3 बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के प्रति वफादार हैं पूरी तरह से, और वो भाजपा के हो चुके हैं, भाजपा ने उनको साध लिया है। लेकिन जेडीयू ने तेवर दिखाए हैं, नीतीश कुमार अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बिहार की यात्रा करने का ऐलान हो, उनके बेटे निशांत जो हैं वो अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड आक्रामक रहेगी, और कल आप उस बात के गवाह हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं संजय गांधी, उन्होंने कैमरे पर कहा हमसे कि भाई नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करते रहेंगे। तो ये साफ मैसेज है सम्राट चौधरी के लिए और बीजेपी के लिए कि सीएम आप हैं, लेकिन सुपर सीएम तो जेडीयू से ही है, सुपर सीएम तो नीतीश कुमार है। तो ये भी एक चुनौती है। मतलब कमांड जो है वो नीतीश कुमार का चलेगा, मर्जी नीतीश कुमार की चलेगी, तो सिर्फ, लेकिन कुर्सी सिर्फ भाजपा के पास है। बिल्कुल। दूसरी भाषा में अगर इसको कहें, दूसरे शब्दों में इसको कहें, तो जेडीयू समय दर समय ये एहसास लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी कि भूलिए मत, हम 85 विधायकों वाली पार्टी है, और हम नीतीश कुमार की जेडीयू है जो आपके साथ है, जिसके पास 85 विधायक हैं। और नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन बहुत आम है कि उनका मन कब बदल जाए या कब कौन सा फैसला ले ले, कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कहा कि जो पगड़ी आपने पहले उतार दी थी, वो पगड़ी को संभाल के रखिए, क्या मायने रखता है इसमें? नहीं, तेजस्वी यादव भी आज बड़े फुल फॉर्म में नजर आए हैं, तेजस्वी यादव भी बड़े अलग तेवर में नजर आए हैं आज विधानसभा में, और जाहिर तौर पर यह सब शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए या जेडीयू के लिए भी, सत्ताधारी पार्टी के लिए भी। हालांकि मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ यह है कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर थोड़े तेवर नरम ही रहेंगे। ये रणनीति रहेगी आरजेडी की कि थोड़े जेडीयू को लेकर तेवर नरम रहे, और जो सीधा मुकाबला हो भाजपा से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो। तेजस्वी यादव जो बैटिंग करें वो भाजपा के खिलाफ ही करें, और वो दिखा भी है, उसकी वानगी आज उसका ट्रेलर दिखा दिया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में 5 सरकार, तो आगे अब कितनी सरकार बनेगी, बहुत सारी बातें आज उन्होंने कही है। मतलब यह है कि भाजपा को आरजेडी खूब घेरेगी, लेकिन जेडीयू के साथ थोड़ा सा नरम रहेगा, यानी कि भाजपा के जो सरकार है, जो मतलब जो सम्राट चौधरी है, उनके लिए परेशानी खड़ा करेगा ये।
बिल्कुल ये इस तरह की रणनीति बनती है राजनीतिक दलों के अंदर। आपने देखा होगा सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, शायद उससे पहले, जिसमें वो अपनी पार्टी के नेताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लालू यादव पर निशाना साधना है, लालू यादव को टारगेट करना है, तेजस्वी यादव को नहीं। तो ये इस तरह की रणनीति आरजेडी की भी होगी कि भाई नीतीश कुमार को टारगेट नहीं करना है, नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधना है। और देखिए एक सहानुभूति नीतीश कुमार को लेकर है, एक सहानुभूति वाला फैक्टर तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार पर आप निशाना साधेंगे तो इसका राजनीतिक नुकसान ही होगा। नीतीश कुमार के काम को लेकर अभी उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, तो एक सहानुभूति उनको लेकर है, बिहार के लोगों में, पक्ष और विपक्ष तमाम लोगों में है, तो वो सही रणनीति नहीं होगी। और वैसे भी नीतीश कुमार और लालू यादव कभी अस्थायी रूप से दुश्मन हुए भी नहीं। सियासी दुश्मन दिखते हैं, सियासी दुश्मनी दिखती है, लेकिन अंदर अंदर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक नरम कोना हमेशा होता है और दोनों के एक साथ आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। नीतीश कुमार भी दरवाजा बंद नहीं करते और लालू यादव भी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, तो यह भी एक रणनीति का हिस्सा है। बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी दिख रहा है कि सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में है, बीजेपी जेडीयू की सरकार बिहार में है, लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में बिहार में क्या हो जाए, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा 5 साल में 5 सरकार, और आगे और कितनी सरकार, तो यह तो सवाल है ना कि आगे और कितनी सरकार। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बधाई भी दिया, व्यंग भी किया और थोड़ा सा जो विपक्ष की भूमिका थी बिल्कुल कड़क होकर उन्होंने बोला भी, लेकिन एक चीज बोलना नहीं भूले वो कि लालू की पाठशाला से निकले आज मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं तो इसका क्रेडिट तो लेंगे तेजस्वी यादव, लालू की पाठशाला से निकले हुए हैं। और तथ्यात्मक रूप से ये सही भी है। सम्राट चौधरी आरजेडी के नेता हुआ करते थे, आरजेडी में थे, आरजेडी होते हुए वो जनता दल यूनाइटेड में गए, मेरी जानकारी अगर सही है तो जीतन राम मांझी के साथ भी गए, और उसके बाद वो बीजेपी में जाहिर तौर पर आए हैं। तो इसका क्रेडिट तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव लेंगे, बार बार वो याद दिलाएंगे, और याद दिलाने के बहाने वो भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी चिकोटी काटते हैं। चिकोटी काटने वाला मामला है। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा, बीजेपी पर भी थोड़ा तीर छोड़ते हैं कि भाई आपको कोई मिला नहीं, अपना मिला नहीं, और हमारी पाठशाला से ही निकले हुए एक चेहरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के अंदर मलाल है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कट्टर भाजपाई होते हुए भी, विशुद्ध भाजपाई होते हुए भी, उनके जख्म को भी थोड़ा हरा कर देते हैं तेजस्वी यादव। ये सरकार के लिए राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल, कितने कांटे हैं, कितने ताज? नहीं, वो तो हमने आपको बताया कि सम्राट चौधरी के सामने कांटों भरा ताज है, और कई तरह की चुनौतियां हैं जिन पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। चलिए तो देखते हैं। अभी सम्राट चौधरी के लिए आज ही उन्होंने अपना बहुमत साबित किया है। आगे सरकार की कितनी अच्छी सरकार उनके वो दे पाते हैं और कितना सहयोग बाकी दलों से मिल पाता है, ये वक्त ही बताएगा।